जैसे बुद्ध लोगों को समझाने के लिए जातक कथाओं का प्रयोग करते थे। जैसे दशरथ जातक कथा, घाट जातक कथा को काल्पनिक थी। क्या वैसे हिंदुज़्म में भी लोगों को समझाने के लिए रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई, या ये इतिहास है? बहुत अच्छा प्रश्न है सौरभ भैया आपका, और वास्तव में ऐसे प्रश्नों की ज़रूरत है। मुझे अभी तक आप अभी जुड़े हैं, 3-4 दिन हुए आपको, और आपके सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे। और मैं निवेदन भी करता हूं सबसे कि ऐसे प्रश्न लाइए जिससे समाज का कल्याण हो सके, जानकारी बढ़ सके और आनंद हो सके। आपने सबसे पहले बुद्ध से शुरू किया। उन्होंने लोगों को सीख देने के लिए जातक कथाओं का सहारा लिया। जो जातक कथाएं होती हैं, वो कोई व्यक्ति किसी को सिखाने के लिए अपने विचार से, उनको जातक बोला इसलिए कि जातक का मतलब होता है कि विचारों से प्रकट। तो ऐसी कथाओं का सहारा वे लेते थे, और ये भी कथाओं का कहीं ना कहीं ओर छोड़ समाज से ही होता है, बाहर से तो होता नहीं है। और लोगों को ज्ञान देते थे, और उसका असर उन सबके ऊपर बहुत तीव्रता से पड़ता था, और एक परिवर्तन समाज में आता था। और वास्तव में वो एक समझाने का तरीका था, भले ही वो काल्पनिक थी, लेकिन उससे समाज में एक बड़ा अंतर था। दूसरा प्रश्न आपने किया है भैया कि हिंदुज़्म में भी लोगों को समझाने के लिए रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई, या ये इतिहास है? अब देखिए, हम इसको बहुत बारीकी से समझें। जब हम रामायण की बात करते हैं तो भगवान राम की बात होती है। जब कोई काल्पनिक बात होगी ना, तो उसके मूल को आप नहीं खोज सकते। उसका जो मूल है उसको आप खोज नहीं सकते, क्योंकि उसका मूल होता ही नहीं है, उसका बीज होता ही नहीं है। तो जब हमारे यहाँ भगवान राम के जन्म की चर्चा होती है, तो भगवान राम के जन्म का जो लग्न है, जो समय है, अब उसको गूगल पे जाकर आप देखेंगे कि नासा की टेक्नोलॉजी से भी ये जान लिया गया कि जो हम इतिहास बता रहे हैं, तब ऐसा नक्षत्र आया था और उस नक्षत्र में ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है? जब हम अपनी संस्कृति में पीछे की ओर जाते हैं भैया, तो अगर आप पीछे के युगों की बात करेंगे तो आप देखिएगा, आज से 12,000 साल पहले, 12 के बाद 27,000 साल पहले, और ऐसे पीछे 70,000 साल हम चले जाएंगे तो आपको एक युग मिलेगा। ये जिस युग में जैसा जैसा बताया गया है, वैसा वैसा दर्शन उस युग में अब साइंटिस्टों ने खोज लिया है कि स्थिति वहां की ऐसी थी। जब वैज्ञानिकों ने ये कहा कि उस समय तो हिमयुग था, तो हिमयुग में इंसान कैसे था, तो हिमयुग कभी भी पृथ्वी पे पूरी तरीके से नहीं हुआ। उस समय का जो हिमयुग था वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अमेरिका के क्षेत्र में हिमयुग था, लेकिन भारतवर्ष की तरफ उस समय हिमयुग नहीं था। तो यहाँ मानवता पनप रही थी, यहाँ जीवन चल रहा था, जीवन अपनी गति में था, चीज़ें बहुत तेजी से डिजाइन हो रही थी। एक चीज़। दूसरी बात, अब बात आती है कि जब कोई कोरी कथा सुनाएगा, तो आज तो हमारे पास बहुत सारी जगह है। मतलब आज हम देखें, हमारे पास साइंस है, स्पेस है, आवागमन के साधन है, तो हम एक एक चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन इस कथा को
रामायण की मैं बात करूं, मैं रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रामायण की बात कर रहा हूं, तो रामायण में जिन जिन चिन्हों का, जिन जिन जगहों का वर्णन है, रामायण में जिन जिन चिन्हों का, जिन जिन जगहों का वर्णन है, वो एज इट इज भारत की धरा पर पाई गई हैं। राम जी कहां से निकले, कहां पहुंचे, 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 एक एक बात बताई गई है। और पूरी यात्रा के चिन्ह आज हमें मिल चुके हैं, पूरी यात्रा के चिन्ह मिल चुके हैं। एक दर्शन तो ये आता है। तो रामायण का जो दर्शन है वो पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है कि ये कोई कल्पित दर्शन नहीं है। जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो साक्ष्य आज अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। अब देखिए, कुछ समय पहले, इतना विज्ञान तो अब सब पढ़ रहे हैं, कुछ समय पहले तथाकथित लोगों के द्वारा ये चीज कही गई कि ये जो पुल है इसको तोड़ दिया जाए, जिससे जहाजों के लिए शॉर्ट रास्ता मिल जाएगा। तो याचिका लगाई, नहीं साहब ये कैसे तोड़ सकते हैं, तो राम सेतु है। तो कहा गया अरे ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन अभी वही नासा ने जब रिपोर्ट दी अपनी, इस रिपोर्ट को हो गए 7 साल, 25 में हम लोग, हाँ बल्कि 8-9 साल हो गए। तो उस रिपोर्ट ने क्या बताया कि ये जो पुल है ये किसी भी तरह का उस तरीके का नहीं है कि नेचुरली बिल्टअप किया हो, ये मैन हैंडेड बना हुआ पुल है। ये बात आप भी जानते हैं। अच्छा, ये बात रामायण कह रही है। उनके पास कौन से सैटेलाइट थे नासा की तरह, उनके पास कौन से साक्ष्य थे नासा की तरह, नहीं थे। नाउ वी कम्स ऑन अदर पॉइंट्स। वो दूसरा पॉइंट सुनिए। कोई हो सकता है, भारत है, भारत में घूम ले, कोई व्यक्ति हो सकता है जो भारत में घूम ले, और हो सकता है मैं ये भी कह देता हूँ, चलो जा के ढूंढ के उसने लिख दिया कि साहब ये एक स्टोरी है और मैंने अलग अलग जगह सबूत जोड़ दिया और एक स्टोरी बना दी, चलो मैं भी ये भी मान लेता हूँ। अब आते हैं उस समय की बात जिस समय सुग्रीव ने अपनी वानर सेना इकट्ठी की और कहते हैं कि पृथ्वी की सभी दिशाओं में उसने अपने वानरों को भेजा था। ये बात वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक बहुत दिव्य दर्शन दिया हुआ है। जितनी टुकड़ियां वानरों की गई थी, आप लोग भी बहुत ध्यान से इसको श्रवण करें, जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्टोरी है। जितने भी टुकड़ियां मां सीता की खोज में गई थी, तो श्रीलंका तो सिर्फ हनुमान जी गए थे। इस पृथ्वी के हर भूभाग पर सुग्रीव जी की टोली गई थी। अब आप कहेंगे साक्ष्य कहां है? तो साक्ष्य है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एक टुकड़ी आकर बताती है कि हम एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां का बादल कई रंगों से भरा हुआ है, कई रंग बिरंगे उसके दर्शन हैं। ये कहां का दर्शन है? नॉर्वे के पास का दर्शन है। हम जिस जगह पहुंचे वहां के पहाड़, वहां की वनस्पति इस तरीके की है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे वो, उसमें अमेरिका की बात है, उसमें अफ्रीका की बात है। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं। जो सिम्टम्स की चर्चा है वाल्मीकि रामायण में, उसमें पूरी पृथ्वी की चर्चा है, पूरी पृथ्वी के भूभागों की चर्चा है। इसका मतलब सुग्रीव जी की सेना की टुकड़ियां पूरी पृथ्वी पर मां सीता की खोज में गई थीं। एक यहां श्रीलंका की बात होती है। समझिएगा, जो मैं कहना चाहता हूं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो बात यह है कि हमें वाल्मीकि रामायण पढ़नी होगी। अब चूंकि ये प्रश्न अभी आया है, कल का मेरा होमवर्क मैं आपको बता रहा हूं। कल का मेरा होमवर्क ये है कि मैं आपके पास उन साक्ष्यों के साथ आऊंगा जहां भगवान राम की कहने पर पूरी पृथ्वी पर वानर सेनाएं कहां कहां गई हैं, और साक्ष्य के साथ, सबूतों के साथ, चिन्हों के साथ कि किन किन जगहों पर वानर सेनाएं, पूरी पृथ्वी का खगोल शास्त्र पूरा बता दिया उन्होंने, कैसी पृथ्वी है। ठीक है जी। तो अब बात यह आती है कि यहां ये दर्शन हम देख रहे हैं।
तो ये कपोल कल्पित नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूरी पृथ्वी का भूगोल भी शामिल है। ये सिर्फ एक लिखी हुई कहानी नहीं है, ये सिर्फ लिखी हुई कहानी नहीं है। अब हम आते हैं महाभारत में। अब जब हम महाभारत काल की बात करते हैं, जब भी हम इस पूरी चर्चा को करेंगे, तो ये घटना है आज से 5000 वर्ष पूर्व की, और उसके कई साक्ष्य महाभारत के एक सबसे बड़ा काव्य है, और उस काव्य के कईयों साक्ष्य आज भी पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, आज भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जिसको हम जुटला नहीं सकते, जिसको हम ठुकरा नहीं सकते। तो इन चीजों को समझने की कोशिश की जाए। हरियाणा की खुदाई में कुछ रथ मिले, और उन रथों की आकृति और स्थिति को देखकर जब महाभारत कालीन चिन्हों से जोड़ा गया, तो पता पड़ता है कि यह महाभारत कालीन है। ये तो अभी की खोज है ना, ये तो पुरानी खोज नहीं है। जितने साक्ष्यों और जितनी चर्चाएं हैं महाभारत में, उनकी चर्चा है। अब मैं एक और बात आपसे कहता हूं, महाभारत में यह दर्शन आता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध जिस समय हुआ था, उस समय पृथ्वी की आबादी 320 करोड़ थी। 320 करोड़। और जो 320 करोड़ की आबादी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें 160 करोड़ लोग मारे गए थे। जी हां। और उसमें ज्यादातर कौन मारे गए थे? पुरुष मारे गए थे। सबसे ज्यादा हानि किसकी हुई थी? पुरुषों की हुई थी। अब आप कहेंगे इसको हम कैसे जाने? तो जब पुरातात्विक विदों ने पीछे का अध्ययन किया है, तो वो पहुंचे आज से पीछे 52 तो 5300 साल पहले, और तब वो बताते हैं कि तब का जो जीनोम्स है, तब की जो स्थिति है, उसके बाद पुरुषों की आबादी कम पाई गई, और एकदम कमी आई थी पुरुषों की आबादी में, और इसकी भरपाई होने में लगभग 2500 से 3000 साल लगे थे। और कई सभ्यताएं उस समय समाप्त हो गई थी। इतना बड़ा युद्ध था ये, क्योंकि आधी आबादी 160 करोड़ लोग मारे गए थे। इसलिए कहा जाता है कि इससे बड़ा, क्योंकि इसमें ब्रह्मास्त्र छूटे थे, इसमें परमाणु बम छूटे थे, इस युद्ध में परमाणु बम छूटे थे। तो ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बहुत बड़ा युद्ध था, और जिसके साक्ष्य आज अवेलेबल है। और इन साक्ष्यों की पुष्टि बहुत सारी चीजें कर रही हैं, विज्ञान कर रहा है। तो ये जो भी हमारे पास हमारे महाकाव्य हैं या जो भी है, ये यथार्थ है भैया। और मैं कहता हूं, इनको पकड़कर इनका पीछा किया जाए तो निश्चित हम मूल तक पहुंच जाएंगे। और कल मैं आपको इस संदर्भ के और भी साक्ष्य लाने का प्रयास करूंगा, जो कि बहुत सारे लोगों को फायदा करने वाले हैं। तो आपके प्रश्न का ये उत्तर था भैया।